हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। मैडम, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अनलॉक पार्ट 1 के अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुल गए हैं। कांग्रेस की भूमिका लॉकडाउन से लेकर अब तक आप कैसे देखते हैं और क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने किया है? जब कोरोना वायरस महामारी आई तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से पहले दिन से हमने सहयोग किया है, सरकार का हर तरह से किया है, माली रूप से भी और नीचे ज़मीन पर लोगों की मदद करने के लिए भी, और सरकार को जहां ज़रूरत पड़ी वहां हमने पूरा पूरा सहयोग दिया। आपने देखा हमारी अध्यक्षा सोनिया जी से लेकर राहुल जी से लेकर हमारे से लेकर नीचे ज़मीन पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता ने हर तरह से सहयोग दिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, सरकार के कुछ फैसले ऐसे हैं जो हमको उजागर करने पड़ते हैं। हम बाध्य हैं कि जो फैसले ये ऐसे समय में ले लेते हैं जो हमारे यहाँ की जनता के हित में नहीं होते, उनको हमें उठाना पड़ता है और हमारा कर्तव्य है कि हम वो बातों को उठाएं। ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिनको आपने उठाया और सरकार ने भी गंभीरता से सोचा? अब कितना गंभीरता से सोचा, आपको एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि जब नागरिक जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि वो वापस ऐसे समय में अपने घर जाएं क्योंकि उनके परिवार उनको वापस बुला रहे हैं, या यहाँ पर जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ उनको दिक्कत है, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही या जो भी कारण हो सकते हैं, वापस जाना चाहते हैं। एकदम आपने लॉकडाउन कर दिया। आपने उन लाखों लाखों नागरिकों के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या चाहते हैं, वापस जाना चाहेंगे, उनके इंतज़ाम कैसे किए जाएं। आपने कुछ नहीं किया। और जब लोग सड़कों पर आ गए, वापस जाने की जिद करने लगे, जाने लगे, जब पाँव में छाले, पाँव में खून बह रहा है, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको गोद में उठाए जा रहे हैं, या बच्चे पैदल चले जा रहे हैं लहू लुहान पाँव लेकर, तो ऐसी स्थिति में सरकार फिर भी आंखें मूंदे रही। जब शोर मचा, बहुत कुछ कहा गया, देखा गया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ट्रेन चला देंगे। अब ट्रेन में उनसे किराया लेने लगे। फिर जब शोर मचा तो कहने लगे नहीं, 85% किराया रेलवे दे रहा है, 15% राज्य सरकारें दें। राज्य सरकार मौन, कुछ नहीं। तो सोनिया जी ने कहा कि हम इसमें सहयोग करेंगे, हम इसमें योगदान देंगे अपना, और अगर सरकारें नहीं आप कर सकते तो कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। तो जब ये सुना तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम देंगे। अब आप हरियाणा के हमारे राज्य की मिसाल ले लीजिए, कितनी ट्रेन्स का आपने बंदोबस्त किया, कितनी व्यवस्था की। फिर आप कहने लगे हम पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत 8 लाख के करीब सरकार ने खुद कहा, इतने लोगों ने अपने आप को किया, कितने लोगों को आप पहुंचा पाए। हमने फिर उसमें सहयोग किया है, हर तरह से सहयोग किया। हरियाणा कांग्रेस ने 40 लाख रुपया दिया कि ये हमारा योगदान है, इसमें हमारा सहयोग है इसमें, तो आप कृपया लोगों से पैसा ना लें। तो हमने कोविड फंड जो है उसमें इन्होंने मांगा, हमने उसमें पैसा दिया। अब उसका कुछ नहीं पता चल रहा, ये लोग कितने जा पाए हैं, कितने अभी रह गए हैं। बीच में आप कह देते हैं नहीं नहीं, काफ़ी लोग हैं जो नहीं जाना चाह रहे हैं। अब इस चीज़ का कैसे पता चले कि कौन जाना चाह रहा है, कौन नहीं जाना चाह रहा है? जिन्होंने पंजीकृत किया है उनका पता कैसे चलेगा? सरकार अपनी ओर से कुछ भी कह देती है। और फिर जब अरेंजमेंट कांग्रेस पार्टी करती है, उधर प्रियंका जी ने, वहाँ के हमारे अध्यक्ष लल्लू जी ने जब किया, तो आपने कैसी राजनीति खेली, कितनी ओछी राजनीति खेली। बसें खड़ी हैं और आप हमारे ही अध्यक्ष को अंदर करना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर आप लांछन लगाना चाह रहे हैं। प्रियंका जी ने कहा कि बसें खड़ी हैं, आप इनमें कृपया लोगों को बैठा दीजिए, इनको अपने घर तक पहुंचा दीजिए, कांग्रेस दे रही है किराया, और आप छोटी छोटी बातें लेकर कर रहे हैं कि इतने ऑटो थी, इतने वो थे। जो बसें खड़ी हैं वो आपको नज़र नहीं आए, लोगों की पीड़ा आपको नज़र नहीं आए, उनके पाँव से बहता हुआ लहू आपको नज़र नहीं आ रहा, रोते हुए बच्चे भूखे प्यासे गर्मी में वो आपको नज़र नहीं आ रहे। आप केवल राजनीति खेलते हैं। तो सरकारों की तो ये हाल है। हरियाणा सरकार में भी आप देख लीजिए, आप कहते हैं कि हम लेकर जाएंगे बसों, बच्चों पर, बच्चे बड़े सब दुखी होकर कभी बसों में बैठाकर ले जाते हैं, वापस ले आते हैं क्योंकि आपका तालमेल नहीं है। जो ये लोग सड़कों पर चल रहे हैं, आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम लाठी ना बरसाएं। बहुत सी बातें। स्कूल खोलने की तैयारी में है सरकार,
इसके अलावा कॉलेजेस भी आने वाले समय में नियमित समय पर खोलने की तैयारी में है सरकार। देखिए, छोटे छोटे बच्चे, आप उनको आज के दिन उनकी जान कैसे जोखिम में, नन्ही सी जान को आप डाल सकते हैं। माँ बाप के लिए उनकी जान उनके बच्चों में होती है। पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हर माँ बाप चाहता है बच्चा पढ़े, लेकिन क्या उसका जीवन खतरे में डालकर कैसे आप भेज देंगे? जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें कोविड से खतरा है। तो आप ऐसे में कैसे फैसला ले रहे हैं ऐसा कि बच्चों को स्कूल में भेज देंगे? क्या उनकी सेहत की आपको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं? उसी तरह से आप ले लीजिए जो हमारे विद्यार्थी हैं, कॉलेजों में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, हम चाहेंगे कि उनको आप अगली क्लास में कर दीजिए ताकि जब स्थिति सामान्य हो वो आगे पढ़ें, आगे अपना वो करें। और आज के दिन भी बच्चे इधर उधर से दूसरी जगहों से आकर रहते हैं, उनके रहने के इंतज़ाम, हॉस्टल्स बंद, कैसे आप रखेंगे, कैसे उनकी सेहत ठीक रहेगी, फीस की जहाँ तक बात है उस पर आपकी क्या नीति है? ये सारी बातें हैं जो सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। और हमारे युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग को भी विश्वास दिलाइए कि उनका भी जो भविष्य है उसको सरकार सुरक्षित करना चाहती है, लेकिन ऐसी कोई भी इंडिकेशन सरकार की ओर से नहीं आ रही है। मैम, इस टाइम में लॉकडाउन में सभी लोग हाईटेक हुए। कई लोगों ने एक एज के बाद जो 40-50 साल क्रॉस कर चुके हैं, उन्होंने भी मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से हाईटेक होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ब्रीफिंग्स की, संपर्क किए, अपने रिश्तेदारों से किए, मतलब नए नए तरीके ईजाद हुए। तो आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस रहा होगा। बिल्कुल नया रहा, क्योंकि हमने भी आप सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जूम के माध्यम से की। और उसके अलावा क्योंकि निकलना तो बहुत ही कम और बहुत सीमित रहा, लेकिन लगातार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम सबके साथ की। हमने अपने प्रदेश में अनेकों बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, अनेकों तरह के लोगों से की है, अपने पार्टी के लोगों से की है। तो हमने बहुत सैकड़ों लोगों के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया है। नया एक्सपीरियंस है, लेकिन सबको अच्छा लग रहा है कि हम कम से कम इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और लोगों की पीड़ा को समझे, उनके दर्द को समझे और कुछ हल निकाले। जो आदमपुर से चुनाव लड़ी और हार गई बीजेपी की कैंडिडेट टिकटॉक स्टार हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कर्मचारी से जो व्यवहार किया, इस मामले में आपकी टिप्पणी क्या है? मैं समझती हूँ कि टिकटॉक स्टार ना कहकर उन्हें हम भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी उन्होंने चुनाव लड़ा है और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसी सत्ता पक्ष जैसी पार्टी से वो कैंडिडेट रही और चुनाव लड़ा उन्होंने। हार जीत की बात नहीं है, हार गई हैं, लेकिन किसी से भी, और ख़ास करके सत्ता पक्ष के नेता हैं, नेत्री हैं, वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि उनका सार्वजनिक जीवन में जो आचरण होगा वो एक स्तर का होना चाहिए। अगर उन्हें कोई दिक्कत थी, कोई भी समस्या थी, उनकी सरकार है, पुलिस उनके साथ खड़ी है, या वो थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार रहा, जिस तरह से वीडियो बनाई गई और जो दिखाया गया, तो लोगों का, आप आम महिलाओं का क्या विश्वास जीत पाएंगे कि उनको भी अपने प्रशासन पर क्या विश्वास नहीं था? और उनका जो आचरण रहा, क्या यही आप उदाहरण दिखाना चाहते हैं सारी दुनिया के सामने? और फिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे काम भी लेना है आपने, तो आप दोनों की बात सुनिए। जिस तरह की ये बात सामने आई है, मैं तो समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, इनकी सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि इनके समय में या तो इनकी महिला नेत्री का उत्पीड़न हो रहा है और वो असमर्थ हैं, असहाय हैं, बिल्कुल बेसहारा हैं कि वो अपनी एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकती हैं, या फिर जो सरकारी कर्मचारी है उसके साथ क्या व्यवहार इनके नेता करते हैं वो भी सामने आ रहा है। तो कौन सा पहलू सही है, ये सरकार बताए हमें। इसके अलावा मैम चर्चा की जाए बीजेपी मोदी पार्ट 2, क्योंकि दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, 1 साल हो गया पूरा।
बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और पूरे हरियाणा में क्या देश में जगह जगह रैलियां कर रही है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? अब ये बन गए, सरकार बन गई, उसके बारे में तो हम क्या कहें। एक तरफ 75 पार कर दिया था, एक तरफ कुछ और इन्होंने नारे दे दिए थे, सरकार बन गई है। लेकिन कितनी जल्दी जनता का मोह भंग इनसे हो गया। और मोह भंग किस बात से हुआ है? बड़ी उम्मीद के साथ सरकारें बनी थी, दोनों राज्य की भी केंद्र की भी। लेकिन जब ये इम्तिहान की घड़ी आई, इम्तिहान की घड़ी में आपने क्या कहा? केंद्र को आप देख लीजिए, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कहा? 20 लाख करोड़ का पैकेज। अब वो पैकेज सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन आप आम नागरिक से पूछ लीजिए, गरीब मजदूर से पूछ लीजिए, उसके हाथ में क्या आया? हम कह रहे हैं 10,000 7500 रुपया उनको हर महीने दीजिए, ताकि वो अपना ज़िंदगी कुछ हद तक बसर कर सकें, ज़रूरत की चीज़ें ले सकें। वो नहीं कर रहे आप छोटे दुकानदार को ले लीजिए, छोटे व्यापारी को ले लीजिए, उसका धंधा ठप है। 20 लाख में उसको क्या मिला है? आप कह रहे हैं कि आप दोबारा से और लोन ले लीजिए, क्या उसमें क्षमता है लोन लेने की? किसान को देख लीजिए, बुरा हाल है हमारे राज्य में। आप देख लीजिए, पेमेंट तक नहीं होती है, प्रोक्योरमेंट के नाम पर घोटाले हो जाते हैं। हरियाणा सरकार को देखें तो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, हर एक का उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी वर्ग आज के दिन खुश नहीं है। केंद्र को आप देख लें, कभी थालियां पिटवाते हैं आपसे, कभी बत्तियां जलवाते हैं, मोमबत्तियां जलवाते हैं। भाई आम लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं वो भी तो बताइए। अब क्या अपनी अचीवमेंट, उपलब्धियां बताना चाहते हैं? कुछ अचीवमेंट है नहीं, कोई उपलब्धि है नहीं। लेकिन जो है वो लोगों के सामने है, सब गलत नीतियां हैं, लोगों को कोई राहत नहीं है। कैसे ये देश आगे बढ़ेगा, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कोविड से आप कैसे जूझेंगे? केंद्र सरकार लेती है, राज्यों पर डाल देती है, राज्य अपनी अलग कहानी बताते हैं। कुछ राज्य ठीक से डील कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई आकलन नहीं है। तो ये बहुत सी बातें हैं जिनको देखना है, और जनता देख रही है। हमारा जो काम है, दो चीज़ है, एक और पूरी तरह से सहयोग कोविड के लिए, दूसरी ओर जहाँ लोगों की बात है, समस्याएं हैं, उनको उठाना हमारी जिम्मेवारी है, और हम उसे उठाते रहेंगे और सरकार को चेताते रहेंगे। मैम, कुछ मुद्दे ऐसे रहे, धान की फसल को लेकर कहीं विरोधाभास था, या स्टूडेंट्स के जो युवा वर्ग है उनके रिजल्ट्स को लेके सरकार डिले कर रही थी कुछ। अब आप लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसके बाद रिजल्ट भी कुछ आने शुरू हुए और धान की फसल के लिए भी सरकार ने यू टर्न लिया है। ये यू टर्न सरकार तो ये पहले दिन से ही है, लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है तो फिर सरकार को झुकना चाहिए और झुकना पड़ता है। धान की जहाँ तक बात है, लोग सड़क पर आए, किसानों ने अपनी बात दायर की, हम उनके साथ खड़े हुए, और जनता के सामने, किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन ये सरकार किसी न किसी तरह से, कभी पीछे रास्ते से, कभी किसी और रास्ते से, कोई ना कोई ऐसे मुद्दे लाती रहती है जो किसानों के हित के नहीं हैं, मजदूरों के, गरीबों के हित के नहीं हैं। तो इसलिए किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है आज के दिन। जब जनता खड़ी हो जाती है तो सरकारों को यू टर्न लेना पड़ता है, और जब मुद्दे जन विरोधी हों तो सरकारों को सोचना पड़ता है, जब आवाज़ उठाई जाए। ऐसा मानना है कुमारी शैलजा का। और कुमारी शैलजा ने जिस प्रकार से अपने एक्सपीरियंस इस लॉकडाउन के दौरान कैसे हाईटेक सारे सिस्टम को किया गया, उसके बारे में भी चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।